Good morning, everyone. Good morning, sir. So let's begin unit number 4, condition and warranty. This is very important unit of sales of goods act. Already we have discussed unit number 1, 2 and 3. Unit number 1 था introduction of sales of goods act 1930. Like fundamentals हम बात कर सकते हैं कि what are the essential requirement of sales of goods act, what is the essential condition for contract of sale. तो हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एक तो सेलर एंड बायर होना जरूरी है, गुड्स होना जरूरी है, प्राइस होना जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दोनों तरह के एग्रीमेंट आते हैं, तो सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी। सेल के अंदर इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात होती है और एग्रीमेंट टू सेल में एट ए फ्यूचर डेट पर ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात होती है। इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गुड्स डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ गुड्स ब्रॉडली वी कैन डिवाइड गुड्स इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 एग्जिस्टिंग गुड्स, नंबर 2 फ्यूचर गुड्स और नंबर 3 आपका कंटिनेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरी। नंबर 1 स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्राइस ऑफ द गुड्स के बारे में पढ़ा था। प्राइस हियर मींस मनी कंसिडरेशन और मनी हियर मींस इन लीगल टेंडर। और उस यूनिट के अंदर हमने ये पाया था कि प्राइस नीड नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट वी कैन डिसाइड एट ए लेटर पॉइंट। वी कैन लेफ्ट टू डिसाइड द प्राइस एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड पार्टी और सम यूजुअल और एग्रीड मैनर। इट क्लियर? तो ये बात आती है। और अगर प्राइस डिसाइड नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से, तो बायर हैव टू पे ए रीजनेबल प्राइस एज पर द मार्केट कंडीशन। इट क्लियर? और आज हम बात कर रहे हैं कंडीशन एंड वारंटी। आपने वारंटी वर्ड जरूर सुना होगा पहले भी। जब भी हम कोई गुड्स मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो आपने वर्ड सुना होगा गारंटी एंड वारंटी। You know very well what is the meaning of guarantee and what is the meaning of warranty. I think you know very well. गारंटी अगर किसी फीचर की दी जाती है सेलर की तरफ से, तो हम ये राइट रखते हैं कि अगर वो फीचर अवेलेबल ना हो पाए गुड्स के अंदर, तो बायर हैज ए राइट टू रिटर्न द गुड। और वारंटी अगर किसी फीचर की दी जाती है और वो फीचर अवेलेबल आपको नहीं हो रहा है, बायर को अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो buyer has only a right to repair the goods. Is it clear? Not to reject the goods. तो जो गारंटी वर्ड है वो एक समाज का दिया हुआ है, वो एक सोसाइटी का दिया हुआ है, बट द लीगल वर्ड इज कंडीशन। यानी कि जिसे हम गारंटी बोलते हैं अपनी दुनिया में, लीगल दुनिया में उसे क्या कहा जाता है? कंडीशन। तो कंडीशन एंड वारंटी इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी? तो कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन। स्टेपुलेशन अगर बोले तो आप ये कह सकते हैं कोई क्लोज, कोई शर्त। इज इट क्लियर? तो कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन। किस तरह की शर्त है, किस तरह की क्लोज है, विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द contract, which is essential to the main purpose of the contract, and the breach of which gives the aggrieved party right to terminate the contract. यानी कि कंडीशन एक ऐसी फीचर है जो कि सेलर बायर के बीच में तय होती है, एक क्लोज है, अलग अलग तरीके से इसे पुकारा जा सकता है, which is essential to the main purpose of the contract। और बहुत ये सीखने की बात है, देखिए कि जो एक व्यक्ति के लिए कोई फीचर कंडीशन का काम कर सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज वारंटी का काम कर सकता है। और ये भी डिसाइडेड केसेस हैं कि सेलर के बताने से कोई कंडीशन नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा बायर की रिक्वायरमेंट की क्या है। रेट क्लियर? तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है कि सेलर ने कोई फीचर बताया और उसे कंडीशन का नाम दिया, हो सकता है वो आपके लिए वारंटी का काम करे, और अगर डिस्क्राइब करते हुए कोई चीज वारंटी बताई तो हो सकता है वो कंडीशन का काम करे। तो आपको नाम पे नहीं जाना है, आपको उसके काम पे जाना है।
condition is a stipulation which is main purpose of the making of the contract of sale, the breach of which gives the agreed party to right the terminate the contract. तो सेकंड पॉइंट तो एक उसका कॉन्सिक्वेंस है कि अगर ब्रीच होता है कंडीशन का, लेकिन कंडीशन पहचानेंगे कैसे? विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं थोड़ी देर में आपको एग्जांपल दूंगा। मीनिंग ऑफ वारंटी, मीनिंग ऑफ वारंटी, वारंटी इज स्टेपुलेशन विच इज कोलेट्रियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंडीशन एसेंशियल्स होती है और वारंटी क्या होती है? कोलेट्रियल। कोलेट्रियल बोले तो हेल्पिंग, कोलेट्रियल बोले तो हेल्पिंग, इज इट क्लियर? कोलेट्रियल बोले तो हेल्पिंग, यानी कि जो क्लोजेज होती हैं, जो फीचर्स बताए जाते हैं, लेकिन वो मेन पर्पज नहीं थे बायर का किसी भी गुड्स का सौदा करने के लिए, लेकिन हाँ हेल्पिंग जरूर हैं, तो दैट फीचर्स आर कॉल्ड वारंटी, दैट क्लोजेज आर कॉल्ड वारंटी। तो कंडीशन वारंटी को कैसे आप अंतर करेंगे? जो मेन फीचर है, जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट करने की जो वजह है, तो वो है आपका कंडीशन। जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में एक हेल्प का काम करती है, क्योंकि हो सकता है बाहर के पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो, लेकिन वो आप ही की तरफ झुकाव क्यों है उसका? तो वो जो हेल्पिंग का काम करते हैं, दैट इज द वारंटी। आप एक गाड़ी परचेज करने के लिए जाते हो तो आपकी मेन रिक्वायरमेंट होती है कुछ ना कुछ। किसी की मेन रिक्वायरमेंट माइलेज की हो सकती है कि 1 लीटर पेट्रोल में मैक्सिमम क्या ये एवरेज देगी। किसी की रिक्वायरमेंट माइलेज की जगह लग्जरी की हो सकती है, और दोनों चीजें रिवर्सल है। यानी कि अगर आप लग्जरी में जाएंगे, सीसी पावर में जाएंगे कि वो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ती है, उसमें कंफर्ट कितना आता है, तो उसका जो एवरेज होगा वो बेहतर नहीं होगा। अगर आप एवरेज की तरफ जाएंगे तो फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको कंप्रोमाइज लग्जरी में, उसके पिकअप में, उसके इंजन की पावर में आपको करना पड़ेगा। दोनों एक साथ आपको नहीं मिल सकती हैं। इट के लिए तो आपकी मेन रिक्वायरमेंट थी एवरेज की, तो आप एक कार डीलर के पास गए और आपने पूछा कि मुझे एक कार दिखलाइए जिसका एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर हो। अब उसने कार को सजेस्ट करते वक्त ये आपको बताया कि अभी एक नई कार लॉन्च हुई है, उसका ना केवल एवरेज बढ़िया है बल्कि वो सीसी पावर में भी अभी तक की सबसे बढ़िया कार है। यानी कि उसका जो पिकअप है माइलेज के साथ, माइलेज तो बढ़िया है ही, लेकिन पिकअप भी उसका जबरदस्त है। ऑल्दो आप पिकअप के लिए नहीं गए थे, लेकिन आपने और भी ब्रांड देख रखे थे, ए ब्रांड, बी ब्रांड, सी ब्रांड, तो आप कंपैरिजन करने में लगे हुए थे। लेकिन जब आपको इस कार डीलर के पास गए तो आपको लग रहा है कि दोनों ही चीजें मिल रही हैं। ऑल्दो मेरी रिक्वायरमेंट माइलेज पहला है, ठीक है, लेकिन मुझे उसके साथ पिकअप भी मिल रहा है। तो क्या आपको हेल्प नहीं मिलेगी डिसीजन लेने में कि आप किसी कार डीलर से गाड़ी परचेज कर लीजिए? बिल्कुल मिलेगी। तो यहां पर जो माइलेज है वो एसेंशियल है, तो वो तो काम करेगा कंडीशन का, लेकिन जो पिकअप है, जो सीसी पावर है गाड़ी की, वो काम करेगी किस बात की काम करेगी? हेल्पिंग डिसीजन की काम करेगी, वो होगी वारंटी। लेटर ऑन अगर सपोज कीजिए कि गाड़ी का एवरेज बेहतर नहीं निकला जितना कि बताया गया था, तो दिस इज ए केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड बायर हैड ए राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? लेकिन अगर लेटर होने पता लगा कि माइलेज तो ठीक था, लेकिन जो पिकअप बताया गया था, जो सीसी पावर बताई गई थी, वो उतना बेहतर नहीं है जितना कि बताया गया था, तो बायर हैज ओनली ए राइट टू क्लेम डैमेज, नॉट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? तो ये मैं चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो हम सुनते हुए आते हैं वो हमारे दिमाग में बचपन से सुनते हुए आते हैं कि सेलर बताएगा गारंटी, कि किस फीचर की गारंटी है, किस चीज की वारंटी है। लेकिन लीगली हम बात करें तो सेलर डिसाइड नहीं कर सकता है, डिसाइड इसकी लैंग्वेज से होता है,
कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बाइंग ए प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो जो मेन पर्पज होता है वो फीचर आपका कंडीशन का काम करता है, जो फीचर नेगोशिएशन के दौरान सेल अपनी तरफ से बताता है, जो हेल्पिंग होता है, वो फीचर काम करता है वारंटी का। कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के बड़े क्लियर है कि कंडीशन का ब्रीच होने पर एग्रीड पार्टी हैज ए राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी के ब्रीच होने पर एग्रीड पार्टी हैज ए राइट ओनली टू क्लेम डैमेज। इज इट क्लियर? का केस देखिएगा, एक सिंपल सा केस है जो मैंने भी आपको समझाया है। X asked a car dealer to suggest him a good car, and while suggesting the car, the dealer said that it could run for 20 km per liter of petrol, but the car could run only 15 km per liter of petrol। तो केस को ध्यान से पढ़िए। X ने कार डीलर से एक अच्छी कार सजेस्ट करने के लिए कहा। जब हम अच्छी कार की बात करते हैं तो इसका मतलब है एवरेज से नहीं होता है। तो वाइल सजेस्टिंग द कार, बायर ने पूछा भी नहीं था, कार को सजेस्ट करते वक्त डीलर ने कहा ये 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का एवरेज भी, माइलेज भी आपको देगी। तो इससे क्या हो गया कि उसे अच्छी कार का ऑप्शन भी मिल रहा है और माइलेज का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो बायर इस कार डीलर से परचेज कर सकता है। बाद में पता लगा जो माइलेज है 15 किलोमीटर पर लीटर का है। तो इन दिस केस द स्टेटमेंट मेड बाय द सेलर वाज ए वारंटी। इज इट क्लियर? X was therefore not entitled to reject the car, but he was entitled to claim only the damage. Now, what is the difference between condition and warranty? As per my opinion, अभी बहुत सारे अभी एक्ट पढ़ने आपको बहुत सारी जगह डिफरेंसेस भी पढ़ने मिलेंगे, आप याद भी करते हो। मैं अपने बच्चों से ये कहता हूं कि डिफरेंस कभी भी याद करने की चीज होती ही नहीं है, कभी भी याद मत कीजिए। आप याद करेंगे कल को भूल जाएंगे। जिन टर्मोलॉजी के ऊपर डिफरेंस पूछा गया है आप उन टर्मोलॉजी को अच्छी तरह समझ लीजिए। बस कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, आधे से ज्यादा डिफरेंस तो वहीं पर आ जाएंगे। एक आध चीज हो सकती है कि अभी तक आपने डेफिनेशन में ना समझी हो, जैसे यहां पर भी डिफरेंस के नाम पर क्या है, डिफरेंस के नाम पर है पहला डिफरेंस मीनिंग, तो मीनिंग आप पढ़ चुके। कंडीशन इज ए स्टेपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी इज ए स्टेपुलेशन विच इज नॉट द मेन पर्पज बट द कोलेट्रल बट द हेल्पिंग और द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। राइट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर ब्रीच होती है। ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द एग्रीड पार्टी टू राइट द टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और breach of warranty gives the right to agreed party not to reject the contract, not to terminate the contract, but to right to claim the damage। ये दो तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्लियर क्लियर। तीसरा लॉजिकल आता है, तीसरा जो अंतर है लॉजिकल आता है। मुझे ये बताइए कि इफ लॉ गिव्स यू ए बिग राइट, मतलब लॉ में दो तरह के राइट अवेलेबल है, एक बिग एक स्मॉल। In a particular situation, law gives you a big right, but you select we want only to claim small right। तो पॉसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको एक बड़ा अधिकार दिया जाता है कानून की तरफ से किसी परिस्थिति में और वो परिस्थिति आपके सामने अवेलेबल है, लेकिन आप कहते हैं आपकी खुशी इसमें है कि मुझे बड़ा राइट तो नहीं चाहिए, मुझे तो छोटा राइट चाहिए, तो कानून आपको अलाउ कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में आपके पास है ही छोटा राइट और आपको खुशी मिलती है कि मुझे बड़ा राइट चाहिए, तो क्या कानून अलाउ करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। फिर तो छोटे राइट का मतलब ही नहीं है। यानी कि बड़े से छोटे पर आ सकते हो, छोटे से बड़े पर नहीं जा सकते। यही आधार है तीसरे अंतर का, यानी कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। बिकॉज ब्रीच ऑफ कंडीशन में राइट टू टर्मिनेट बड़ा अधिकार है या राइट टू क्लेम डैमेज बड़ा अधिकार है? राइट टू टर्मिनेट कहां मिलता है? ब्रीच ऑफ कंडीशन में। लेकिन इफ यू वांट कि ऑल्दो वी हैव राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बट वी सेटिस्फाइड ओनली टू क्लेम द डैमेज,
तो लो आपको अलाउ कर देगा, नहीं कर देगा कि टर्मिनेट मत कीजिए, कोई बात नहीं, डैमेज दिलवा देते हैं आपको। इज इट क्लियर? सेलर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा कि बड़े राइट की जगह, बड़ी ओब्लिगेशन की जगह छोटी ही ओब्लिगेशन से काम चल रहा है। बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कोई भी डिफरेंस आपको याद करने वाला है नहीं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। ये स्टडी मटेरियल में टॉपिक है और इस पर कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी स्टडी मटेरियल के टॉपिक को एज इट इज, मैंने बिल्कुल भी लैंग्वेज में चेंज नहीं किया है। इसकी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सेंस समझना जरूरी है। हेडिंग से पता लग रहा होगा व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ए वारंटी, यानी कि मजबूरी है कि ऑल्दो देयर ए ब्रीच ऑफ कंडीशन बट लो सेज कि इन दिस केस ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। हम ब्रीच ऑफ एक तो देखिए अभी आप पढ़ के आए हैं पीछे अंतर में, वो भी यही लिखा हुआ है, यानी कि इफ बायर सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करता है बायर कि ब्रीच ऑफ कंडीशन, इन माई केस ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। लोग कहता है ठीक है, ओके, अगर आप इफ यू आर ओके तो वी आर ऑल्सो ओके। क्लियर है? तो एक तो वो ही है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, लेकिन कुछ और भी केसेस हैं जहां अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो दो परिस्थितियां और भी हैं जहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या माना जा सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है। एक तो आपकी खुद के सिलेक्शन पर है, एक तो आपके बायर के खुद के सिलेक्शन पर है। दो बायर के खुद के सिलेक्शन पर नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जहां पर कोर्ट को ये ही कहना पड़ता है कि नहीं, ऑल्दो देयर इज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड एग्रीड पार्टी हैज ए राइट टू रिजेक्ट द गुड, बट इन दिस सिचुएशन कोर्ट सेज कि हम केवल बायर को वारंटी के ब्रीच होने का ही अधिकार दे पाएंगे, ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन का अधिकार दे पाएंगे, क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा कोर्ट को उन परिस्थितियों में कि रिजेक्ट कर पाए आप गुड्स, बल्कि बस इतना ही जस्टिफाइड लग रहा है कि आप केवल डैमेज क्लेम कर पाए। तो तीन परिस्थितियां हैं, तीन में से एक तो आपकी चॉइस है, दो चॉइस नहीं है। क्लियर? पढ़िए मेरे साथ। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर में वेव द कंडीशन और इलेक्ट to treat the breach of condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated। क्या मतलब है? Where a condition contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, यानी कि contract of sale subject to का मतलब समझते हैं? subject to, ये सब तो लीगल वर्ड हैं, इन्हें भी आपको आदत होनी चाहिए, बार बार मिल सकते हैं, पेपर के क्वेश्चन फ्रेम करते हुए मिल सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मेनी टाइम्स जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने की जो लैंग्वेज रखते हैं, यानी कि जो अपने मटेरियल की लैंग्वेज रखते हैं, वो इतनी साधारण रखी जाती है कि आपको समझने में दिक्कत ना आए, लेकिन काम खाली उससे नहीं चलता रहा। पेपर में जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा कि क्या आप उसे अंडरस्टैंड कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका एक स्टैंडर्ड की लैंग्वेज भी, आप जो पेपर की लैंग्वेज है उस लेवल की लैंग्वेज को आप टच तो करें। आंसर लिखना आपके हाथ में है, लेकिन क्वेश्चन किस रूप में आएगा, किस लैंग्वेज में आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये समझ लीजिए सब्जेक्ट टू कैसे यूज होता है। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट टू से पहले मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं, ठीक है, सब्जेक्ट टू के बाद कुछ और चीज है, इसका मतलब है जो पहले वाली चीज है वो तभी लागू होगी जब बाद वाली चीज पूरी हो जाएगी। इज इट क्लियर? दोबारा समझिए। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई कंडीशन थी जो कि सेलर को पूरी करनी थी, कोई फीचर था, कंडीशन का मतलब, कंडीशन दो तरीके से होती है, एक तो हम जो लेते हैं ना कि ये काम होगा बशर्ते कि ये ऐसा हो जाए, एक तो कंडीशन वो भी लेते हैं। एक कंडीशन और वारंटी ये वाली है
तो ये कह रहे हैं कि वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज सब्जेक्ट टू एनी गारंटी टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। आप कंडीशन की जगह माइंड में पढ़िए गारंटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में एक फीचर की गारंटी दी हुई थी, यानी कि गारंटी पूरी करनी थी बायर को। तो गारंटी पूरी नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बायर हैज ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। तो पहली वाली जो क्लोज कह रही है, क्या कह रही है, बायर में वेव द कंडीशन, यानी कि बायर गारंटी को वेव कर सकता है और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज ए ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। तो ये जो तीन जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें से जो पहली वाली बात कही गई है वो क्या इशारा करती है, जो मैंने कहा था कि तीन में से एक में ऑप्शन है बायर का। तो ये जो तीन लाइनें लिखी हुई हैं ये ऑप्शन की तरफ ही तो इशारा कर रही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल है, तो ये पढ़नी भी आनी चाहिए आपको। ऑल्दो मैं डिफरेंस में तो पढ़ा ही चुका हूं कि बायर है जो ऑप्शन टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, तो यहां पर यह भी लिखा जा सकता था, लेकिन लॉ मेकर्स ने ये वाली लैंग्वेज यूज कर रखी है जो मैंने ऊपर की 2.5 लाइनें अभी आपको पढ़ाई हैं। तो ये ऑप्शनल है। तीन सिचुएशन में, मैं बार बार बोल रहा हूं, तीन सिचुएशन में कंडीशन को वारंटी का ब्रीच ही मानना पड़ेगा। वो तीन कंडीशन में क्या है, एक कंडीशन कौन सी है, वो चॉइस है बायर की, वो यही वाली है जो चॉइस है। सेकंड देखिएगा, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सीवरेबल and the buyer had accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract expressed or implied to that effect। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सीवरेबल नहीं है, सीवरेबल का मतलब होता है अलग अलग नहीं किया जा सकता है। Where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof of the breach of any condition to be fulfilled by the seller। Many time seller अपना गुड्स बेचते वक्त कुछ कंडीशंस होती हैं जो वो स्टेपुलेशन बोलता है। स्टेपुलेशन समझ रहे हैं, मैं अगर कोई भी स्टेटमेंट बोलूं वो भी एक स्टेपुलेशन है। मैं अगर अपने आप को बेचते हुए मतलब अपने गुड्स को सेल करते वक्त मैं अपने गुड्स की खूबियां बता रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड स्टेपुलेशन। इज इट क्लियर? स्टेपुलेशन, स्टेटमेंट मेड बाय द सेलर, स्टेटमेंट मेड बाय द बायर, तो वो सब चीजें, बट जो एसेंशियल है वो स्टेटमेंट आपका बन जाता है कंडीशन, जो हेल्पिंग है वो स्टेटमेंट बन जाते हैं आपके वारंटी। So if the contract is not severable and buyer has accepted the goods or part thereof, तो ऐसे केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर द ओपिनियन ऑफ द जुडिशरी, एज पर द ओपिनियन ऑफ द लॉ मेकर्स, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सीवरेबल नहीं है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से जुड़ा हुआ है कि उसे कंडीशन ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानना पड़ेगा। इस तरीके से चीजें अटैच्ड हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन मान के नुकसान ज्यादा हो जाएगा, वो जस्टिफाइड नहीं होगा सेलर के लिए, तो उस केस में लो ये कहता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही माना जाए। तीसरी चीज, वो भी अभी आपको यहां समझ में नहीं आएगी, nothing in this section shall affect the case of any condition of warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise। इसको इमेजिन कीजिए, ये बहुत जगह इस तरह की लैंग्वेज मिलेगी आपको। नथिंग इन दिस सेक्शन affect, इस सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है, इस सेक्शन में तो दो ही बातें लिखी हुई हैं। पहला तो ऑप्शन ऑफ द बायर, वो तो जो समझ में आती है बात। दूसरा, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सीवरेबल, तो कॉन्ट्रैक्ट एंड बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट thereof, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। ये दो बातें तो लिखी हुई हैं।
तीसरी बात क्या लिखी हुई है, लो की लैंग्वेज को समझिए जिससे आप अपने आप भी इंटरप्रेट कर पाए। देखिए एक स्टेटमेंट और मैं बात करता हूं, और जो खासतौर से ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूं, वो गहराई से इस पर समझ की जरूरत है। अगर आप मेरे से पढ़ने के बाद या किसी भी टीचर पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट निकालते हैं कि सर संजय जैन सर के नोट्स तो मैं समझ में आते हैं, बाकी समझ में नहीं आते, ये मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। दिस इज नॉट ए पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और 99% स्टूडेंट लोग भी यही समझती है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कैसे पॉजिटिव है? इसका मतलब तो मैंने आपको अपना अधीन बना लिया है। इतना आसान तरीके से आपको लैंग्वेज परोस के दी है कि आप स्टडी मेटेरियल भी उठा के देखें तो वो ऊपर से चली जाती है। समझाया तो मैंने है ही नहीं आपको। आप एक कंपटीशन लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का दर्जा लेवल ऐसा होना चाहिए कि पढ़ेंगे तो आप किसी न किसी पर्टिकुलर टीचर से समझ में आती बात, लेकिन पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हीं की आदत पड़ जाए, आप किसी भी बुक को समझ पाए। अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको सेल्स और कॉन्ट्रैक्ट, चलिए ये तो चेंज होने वाले नहीं है चीजें, आगे जितने भी एक्ट आएंगे, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह आपने पढ़ा और जब तक आप सीए बन के निकले वो चेंज हो गया पूरा, फिर आप ट्यूशन पढ़ेंगे। इतना समय होता है, डेली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लो में आते रहते हैं। सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, पहले तो संजय सर के नोट्स के अंदर करेंगे हम। तो ये एक लेवल होना चाहिए कि नॉलेज का। तो दिस इज नॉट ए गुड स्टेटमेंट कि अगर आप ये कहते पाए जाए कि पर्टिकुलर टीचर के नोट्स ही हमें समझ में आते हैं, जबकि पढ़ाई का लेवल ऐसा होना चाहिए कुछ भी समझ में आ जाए। क्वेश्चन पेपर तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो सब क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज समझ में नहीं आई। हाँ अगर संजय सर बना देते क्वेश्चन पेपर तो समझ में आ जाता, तो इंतजार कर लीजिए आप, कभी ना कभी तो आसान भी आ जाएगा। तो लैंग्वेज के ऊपर कमांड जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये मैं जानबूझ के लिखी है मैंने, स्टडी मटेरियल में एडिटेड है, ये समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये लो की लैंग्वेज है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, ये कई जगह मिलेगी आपको, अगर बेरेक पढ़ेंगे तो इस तरह की जो लैंग्वेज है कई जगह आपको दो चार होना पड़ेगा, और वो सर के ऊपर से निकल जाती है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन ऑफ वारंटी फुलफिलमेंट ऑफ विच इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अदरवाइज। यानी कि इस सेक्शन में तो दो बातें बताई गई हैं जहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस सेक्शन का प्रभाव ये नहीं होगा कि केवल आप इन्हीं दो कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माने। तो ये उन स्थितियों को प्रभावित नहीं करती है जहां पर कंडीशन या वारंटी का फुलफिलमेंट होना बाय रीजन ऑफ लॉ या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से माफ कर दिया जाए। ऐसी परिस्थितियां खूब आती हैं। दो पार्टियों ने कुछ अरेंजमेंट किए, स्टेटमेंट पास हुए, आदान प्रदान हुए, कंडीशन कुछ है, कुछ वारंटी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो गए जो किसी और लॉ में जाके, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके, चाहे वो कंपनीज एक्ट में जाके, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट में जाके, बाय रीजन ऑफ लॉ वो कह रहे हैं कि जी इस परिस्थिति में रिजेक्शन नहीं बनती है, अब क्या करोगे? तो ये कह रहे हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस, यानी कि इस सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है वो उन केसेस को अफेक्ट नहीं करेगा ऑफ एनी कंडीशन वारंटी फुलफिलमेंट ऑफ विच इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अदरवाइज। यानी कि जो माफ कर दी गई है कि चाहे बायर और सेलर ने कुछ भी तय किया हो, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कह रहा है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। जब पूरा करने की जरूरत नहीं है तो लोग कैसे, सेलर कैसे कंडीशन को पूरा करेगा?
सेलर कैसे वारंटी को पूरा करेगा? इसका मतलब है वो माफ कर दिएंगे। या कई बार इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ जाती है, वो चीज पूरा होने लायक रही ही नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक टू व्हीलर आपने परचेज किया, पेट्रोल इंजन है, उसने 10 साल की आपको कंडीशन लगा के दी कि 10 साल तक हम इस इंजन में ऐसा है वैसा है, जो भी उसने फीचर बनाए, स्टेटमेंट दिया। 5 साल बाद गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब टू व्हीलर पूरी तरह से पेट्रोल वाले बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक आ गए हैं। अब कोई कंपनी पेट्रोल इंजन का उत्पादन नहीं करेगी, कोई सर्विस नहीं देगी। अब कैसे वो 8 साल बाद उस चीज को कंप्लाई कर पाएगा? इंपॉसिबल है। रातों रात बंद हो जाती हैं चीजें, सरकारी नीतियों के कारण, किसी और वजह से। तो इस लाइन का, 2 लाइनों का मतलब समझ में आता है? इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। सर ये हम कैसे पहचानेंगे कि क्या क्या चीजें बाय रीजन ऑफ लो इम्पॉसिबिलिटी? इसका उदाहरण पेपर में नहीं आएगा, ये क्लियर है। इसमें तो सैकड़ों हजारों चीजें फंस सकती हैं। वो तो जब परिस्थिति का आकलन करते हैं हम लोग, इसके अलावा अलग अलग लॉ को पढ़ते हैं, तभी तो ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन लैंग्वेज पर पकड़ आप क्यों नहीं चाहिए? तो 3 बातें हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है, डायरेक्ट भी बहुत आता है। पहला वाला तो ऑप्शन है, उसे आप अपनी सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं। हेडिंग है क्या? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। पहला, इफ बायर वांट्स टू इलेक्ट कि ब्रीच ऑफ कंडीशन इन माय केस ओनली बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। दूसरा, if the contract is not severable and buyer has accepted the use of part 0, in this case breach of condition may be treated as a breach of warranty. And the third one case is if impossibility of performance because of provision of law. आपको ये लाइन जरूरत, नथिंग इन दिस सेक्शन, ऐसा जरूरत नहीं है कि यही लाइन लिखे हैं आप, लेकिन ये पढ़नी जरूर आनी चाहिए आपको कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो तीसरा केस अपनी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? इन मेनी टाइम्स by the provision of law or by impossibility of performance, it is impossible to fulfill the condition of warranty. ये दोनों के लिए लिखा हुआ है बेसिकली। कंडीशन जो दी गई थी वो फुलफिल नहीं की जा सकती, तो आप ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस लगा नहीं सकते। आप परिस्थितियों का आकलन जब हम करते हैं तो वारंटी पूरी नहीं की जा सकती, तो उसमें ब्रीच ऑफ वारंटी का केस नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो रीजन ऑफ लो है, वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। क्लियर हो गई? कंडीशन इन वारंटी 2 तरह की हो सकती है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही 2 तरह का हो सकता है। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे तो भी समझेंगे। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी कि बोलकर या लिखकर, इम्प्लाइड का मतलब होता है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक बस जो है खड़ी है बस अड्डे पर और वो दिल्ली जाने वाली है, आप जाके उसमें सीट ले लेते हैं। जब बस चल जाती है तो कंडक्टर आपसे टिकट कहता है और आप उसे लो बताने लगते हैं कि देखो ना तुमने मेरे से कुछ कहा ना मैंने तुमसे कुछ कहा, ये तो खड़ी थी, मैं सीट पर बैठ गया। तो दिस इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर स्थितियों का आकलन करके ये निकाला जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का इच्छुक है। तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड समझ में आता है। तो कंडीशन वारंटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इज इट क्लियर? एक प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्प्टर। प्रिंसिपल ऑफ कैवेट एम्प्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल।
इसे कहते हैं लेट द बायर बिवेयर, क्रेता सावधान रहो। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल? व्हाट इज द लीगल इंप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? As per this principle, it is not a part of the duty of the seller to explain you कि whether quality of the goods, समझ लीजिए पहले, quality of the goods or the suitability of the goods. Rather, it is the duty of the buyer to satisfy himself regarding the quality and suitability of the goods. ये कतई जिम्मेदारी सेलर की नहीं है कि वो आपको संतुष्ट करे कि ये गुड्स जो आप परचेज कर रहे हैं ये उस क्वालिटी का है जिसे आप चाह रहे हैं। आपको ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये कतई जिम्मेदारी सेलर की नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? बायर की है। इट मीन्स इफ यू आर बाइंग सम गुड्स फ्रॉम ए सेलर, आप ड्रेस ही परचेज करके लाते हैं और घर पे आने के बाद पहन के देखते हैं, अब किसी ने दो चार बातें आपको कह दी, तो मजा नहीं आ रहा, क्वालिटी देख क्या, कपड़े की क्वालिटी क्या है, आप सेलर से लड़ने चले जाते हैं कि आपने तो इतनी लाइटें लगा रखी थी अपने शोरूम के अंदर और क्वालिटी बड़ी खराब थी, ठीक है ना। तो लीगली सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लीगली सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो एक अलग बात है, सामाजिक तौर पर वो आपका कुछ वापस कर लेता है, क्योंकि हर चीज कानूनन तरीके से भी नहीं चलती है, क्योंकि समाज में वो बदनाम होगा सेलर कि बताइए तो गुड्स भी वापस नहीं करते, लेकिन कानूनन जिम्मेदारी नहीं है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ऑल्दो भी लॉ में नहीं आई है वो चीज, लेकिन आ जाएगी धीरे धीरे करके। ये जो कैवेट एम्प्टर का जो प्रिंसिपल है, धीरे धीरे करके आपका लेट द सेलर बिवेयर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। कैवेट वेंडर ये ट्रांसफर हो रहा है, ऑल्दो अभी लीगली नहीं है, कानूनन तो नहीं है, तब भी नहीं। वो आपने गलत तरीके से समझा होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक अलग बात करता है, राइट प्रोटेक्ट करने की बात करता है वो कंज्यूमर के। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग बात करता है। मैं क्यों कह रहा हूं, एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस लगातार चल रहे हैं और आप देखते होंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जब कोई ग्राहक कुछ मंगाता है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सिर्फ और सिर्फ ग्राहक की सुनती है, सेलर की नहीं सुनती है। आपने बिल्कुल सोच समझ के मंगाया था, घर पर आने के बाद पसंद नहीं आया, उसमें सेलर की गलती नहीं है, देखा जाए सेलर को नुकसान होता है, आपने जाके उसे वापस कर दिया, फिर भी अमेजॉन वापस कर लेती है। सेलर को नुकसान होता है क्योंकि जो खर्चे हैं उसे देने पड़ते हैं अपनी जेब से, फिर कुरियर के चार्जेस। लेकिन दिस इज नॉट द लीगल, यानी कि अगर क्योंकि वो वेंडर अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं, अगर वो वापस नहीं करेंगे तो अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म से हटा देगा, इतनी सी बात है। लेकिन अगर आप चाहें कानूनन कोर्ट में केस करके कि वेंडर को वापस करना ही पड़ेगा, तो भी आप केस नहीं जीत पाओगे, क्योंकि कैवेट एम्प्टर ही लगता है। वो एक अलग बात है कि मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और मैं अलग अलग सेलर को कहता हूं कि आप मेरे साथ आके जुड़िए, लेकिन आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हमें ग्राहक की चिंता पहले है। चिंता क्या बेसिकली वो है कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तो इसे हम ये नहीं कह सकते वो कैवेट वेंडर हो गया, वो तो मेरी अपनी एक पॉलिसी है बिजनेस चलाने की।
गेटिंग दिस पॉइंट? अभी लीगली वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी कैवेट एम्प्टर ही है। तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेलर ड्यूटी टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ द गुड्स विच ही ऑफर्स फॉर सेल। ये सेलर की ड्यूटी में नहीं आता है कि वो गुड्स की कमियां आपको बताए, रादर इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एज वेल एज सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स। बल्कि ये बायर की ड्यूटी है कि वो क्वालिटी से भी संतुष्ट अपने आप को करे और सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स से भी। क्वालिटी अलग चीज होती है और सुटेबिलिटी अलग चीज होती है। मैं एक शर्ट परचेज करके लाया, टेलर ने कहा भी था जी पहन के देख लीजिए, मतलब ठीक है, मैं 40 नंबर आता, 40 नंबर की है। कई बार हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, घर आके देखा कि बटन नहीं बंद नहीं हो रहे उसके, क्योंकि 40 नंबर में भी स्किन फिट, ये लग कंफर्ट फिट, ये फिट, वो फिट, और अलग अलग ब्रांड के अलग अलग साइजेज हो जाते हैं, अलग अलग फिट होती है। इसे कहते हैं सुटेबिलिटी। मुझे क्वालिटी तो समझ में आ रही है, इवन इन दिस केस आई कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स लीगली एंड आस्क द सेलर टू रिटर्न 40 नंबर एंड गिव मी 42 नंबर। इवन आई कैन नॉट से, बिकॉज सुटेबिलिटी की जिम्मेदारी भी किसकी है? बायर की। वही चेक करना था आपको। क्लियर होगी बात? जल्दी बताइए, यहां तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस विषय को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।